सोचिए, दो देशों के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील होती है। एक देश में जश्न मन रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं, लेकिन डील में असल में है क्या, ये बताने वाला कोई और है। आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत जरूरी व्यापारिक समझौते का ऐलान तो हो गया है, लेकिन सारी जानकारी, सारी डिटेल्स वो अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। भारत में लगभग खामोशी है। तो चलिए इस पूरी स्थिति की गहराई से पड़ताल करते हैं। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ऐसे जानकारी से भरे विषय पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले सबसे अजीब बात पर ही आते हैं। डील भारत के साथ हुई है, लेकिन इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर। भारत के प्रधानमंत्री का जवाब आता है, लेकिन वो सिर्फ एक धन्यवाद जैसा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि 140 करोड़ भारतीयों को अपने ही देश की एक बड़ी डील की जानकारी किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिल रही है? यही इस पूरे मामले का सबसे उलझा हुआ पहलू है। जानकारी का जो बहाव है वो पूरी तरह से एक तरफा है, वन साइडेड है। जो रिपोर्ट्स हमारे पास है वो साफ बताती हैं कि भारत सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई डिटेल्ड बयान नहीं आया। दूसरी तरफ अमेरिका के कृषि सचिव से लेकर खुद राष्ट्रपति ट्रंप तक सब ट्वीट्स और पोस्ट के जरिए एक कहानी बना रहे हैं। इसे कहते हैं सूचना का असंतुलन या इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल। सोचिए, आपने और आपके दोस्त ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया, लेकिन मुनाफे और शर्तों का सारा हिसाब किताब सिर्फ आपके दोस्त के पास है। वो आपको बस बताता है कि सब ठीक है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर असल में क्या हो रहा है, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान, आपको कुछ पता ही नहीं। यहाँ देश के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। अमेरिका अपनी कहानी बता रहा है और भारत के लोगों के पास अपनी सरकार से कोई कहानी है ही नहीं। हाँ, और ये सिर्फ जानकारी का कंट्रोल नहीं है, ये तो पूरी कहानी, पूरे नैरेटिव का कंट्रोल है। अमेरिका अपनी जनता को बता रहा है कि देखो हम जीत गए, और यहाँ हमारे पास खामोशी के सिवा कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर जानते हैं कि वो कहानी है क्या जो ट्रंप बता रहे हैं। डील की शर्तों पर आते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका भारत के कुछ सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा, लेकिन इसके बदले में भारत अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को 0 कर देगा। ये तो सुनकर ही बराबरी का सौदा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। 18% बनाम 0%, गणित बहुत साफ है। ये एक तरफा झुकाव दिखता है, लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में एक और दावा किया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उनका कहना है कि भारत $500 बिलियन से ज्यादा के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा। $500 बिलियन? ये रकम तो सुनने में ही कल्पना से बाहर लगती है। इसको किसी पैमाने पर रखकर देख सकते हैं? ये कितनी बड़ी है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक भारत का कुल सालाना बजट, यानी पूरे देश का एक साल का खर्चा, लगभग 49 लाख करोड़ रुपए का है। और $500 बिलियन का मतलब होता है करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए। बाप रे! तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अपने हर नागरिक पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, इन सब पर खर्च होने वाले लगभग हर रुपए के बराबर का सामान सिर्फ एक देश अमेरिका से खरीदने का वादा कर रही है? ये तो मजाक जैसा लगता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ये कोई लंबी अवधि का वादा हो, मान लीजिए 10-15 साल का? या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं अपनी जनता को खुश करने के लिए? हमारे सोर्सेज इस बारे में कुछ बताते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, शायद अपने घरेलू वोटर्स को दिखाने के लिए कि उन्होंने कितनी बड़ी विन हासिल की है। अच्छा। इसे ऐसे भी देखिए, भारत का पूरी दुनिया से कुल आयात यानी टोटल इंपोर्ट लगभग $700 बिलियन का है। तो अकेले अमेरिका से $500 बिलियन का सामान कैसे आ सकता है? हाँ, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आंकड़े की सच्चाई से ज्यादा जरूरी है नियत को समझना। अगर ये आंकड़ा सिर्फ बड़ा चढ़ाकर बोला गया है, तब भी ये दिखाता है कि डील का झुकाव किस तरफ है। सही बात है। इन बड़े कल्पना से बाहर के नंबरों के पीछे असल जिंदगी के लोग होते हैं, असल सेक्टर्स होते हैं। तो जरा देखते हैं कि इस डील का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ने की बात हो रही है। हमारे किसान। अमेरिका की कृषि सचिव ब्रूक रोलिंस ने ट्वीट किया कि ये अमेरिकी किसानों और रैंचर्स के लिए एक बड़ी जीत है और इससे ग्रामीण अमेरिका में पैसा आएगा।
उनके ट्वीट में जश्न साफ दिख रहा है, लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में इसके बिल्कुल उलट तस्वीर है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से भारत के कृषि मंत्री की तरफ से सिर्फ स्वागत का एक सामान्य सा ट्वीट आता है, जिसमें डील की कोई डिटेल नहीं है और ना ही भारतीय किसानों के लिए कोई खास बात कही गई है। कमाल है। मतलब कमाल का फर्क है। एक तरफ अमेरिका में इसे किसानों की बड़ी जीत बताकर जश्न मन रहा है और यहाँ हमारे मंत्री जी के ट्वीट में किसानों का जिक्र तक नहीं है। और सिर्फ सरकारी चुप्पी ही नहीं, हमारे सोर्सेज में विपक्षी नेताओं के बयानों का भी जिक्र है, जो काफी मुखर हैं और बड़ी चिंताएं जता रहे हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दोनों ने इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका सीधा आरोप है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार पूरी तरह से खोलने से देश की 70% किसान आबादी बर्बाद हो जाएगी। 70%? हाँ, उनका तर्क सीधा है। जब अमेरिका के सस्ते सब्सिडाइज्ड कृषि उत्पाद भारत में बिना किसी टैक्स के आएंगे, तो यहाँ के छोटे और मंझले किसान उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? और यहाँ पर आपने नॉन टैरिफ बैरियर हटाने की बात की थी। इसका किसानों के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। टैरिफ तो सिर्फ एक तरह का टैक्स है। नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं दूसरे नियम, जैसे क्वालिटी चेक के कड़े मानक, खास लाइसेंसिंग की जरूरत, या ये नियम कि सामान इसी पोर्ट से आएगा। ये सब विदेशी सामान को रोकने या धीमा करने के तरीके होते हैं। अच्छा। इन्हें जीरो करने का मतलब है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खुली चौड़ी सड़क बना देना, जिस पर कोई स्पीड ब्रेकर या टोल नाका नहीं होगा। ये तो वाकई चिंता की बात है। और इसी से जुड़ी एक पुरानी बात भी याद आती है। हमारे स्रोत में प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने भाषण का जिक्र है, जहां उन्होंने कहा था कि वे किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो अब सवाल ये उठता है कि कीमत कौन चुका रहा है? और यही इस पूरी बहस का दिल है। जब अमेरिका इसे फार्मर्स विन यानी किसानों की जीत बता रहा है, तो ये जीत किसकी है? क्या दो देशों के किसान एक साथ इस तरह की डील में जीत सकते हैं? आमतौर पर ट्रेड डील्स में कुछ सेक्टर्स को फायदा होता है तो कुछ को नुकसान। एक अच्छी सरकार का काम होता है कि वो संतुलन बनाए और अपने लोगों के हितों की रक्षा करें। यहाँ पर जानकारी की कमी के कारण ये समझना ही मुश्किल हो रहा है कि भारत के किसानों के लिए इस डील में क्या है सिवाय चिंता के। यह तो हुई अर्थव्यवस्था और खेती की बात, लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इसका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ सकता है। ट्रंप ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए मान गए हैं। अगर ये सच है तो ये तो भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा यू टर्न है। बिल्कुल, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसे भी थोड़ा आसान कर दीजिए हमारे सुनने वालों के लिए। जरूर। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है अपनी विदेश नीति के फैसले अपने देश के हित में बिना किसी बाहरी दबाव के लेना। ये वैसा ही है जैसे आपके कई दोस्त हैं और आप ये खुद तय करते हैं कि किसके साथ ज्यादा समय बिताना है या किससे क्या लेना देना रखना है, न कि इसलिए कि आपका कोई एक ताकतवर दोस्त आपको किसी दूसरे से बात करने से मना कर रहा है। सही। कुछ समय पहले तक भारत सरकार रूस से सस्ता तेल खरीदने को राष्ट्रहित बता रही थी और पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद ये फैसला लिया गया था। अब अचानक ट्रंप का ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी मान गए हैं, ये दिखाता है कि भारत शायद दबाव में आकर फैसले ले रहा है। मतलब कुछ महीने पहले जो फैसला राष्ट्रहित था वो अब बदल गया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और ट्रंप ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, प्रधानमंत्री मोदी मान गए हैं, वो भी ध्यान देने वाली है। हाँ, ये भाषा बहुत कुछ कहती है। ये बराबरी के सौदे वाली भाषा नहीं है। इससे दुनिया में ये संदेश जाता है कि भारत ने अमेरिका के दबाव के आगे घुटने टेक दिए। भारत ने आधिकारिक तौर पर कभी नहीं कहा कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, लेकिन ट्रंप का ये एक तरफा ऐलान भारत को एक मुश्किल स्थिति में डालता है। इससे रूस के साथ हमारे दशकों पुराने संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। याद कीजिए, कुछ ही समय पहले रूस के राष्ट्रपति का दिल्ली में कितना भव्य स्वागत हुआ था। इन सब चिंताओं, सवालों और अजीबोगरीब दावों के बावजूद एक जगह थी जहां जबरदस्त खुशी का माहौल था, भारतीय शेयर बाजार। डील की घोषणा होते ही सेंसेक्स में भारी उछाल आया। ऐसा क्यों? जब डील की शर्तें इतनी अस्पष्ट और चिंताजनक लग रही हैं, तो बाजार इतना खुश क्यों हो गया? ये बाजार की साइकोलॉजी को दिखाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार का जो उत्साह था वो शायद डील की असल शर्तों पर था ही नहीं। अच्छा?
तो फिर किस बात पर था? दो था सिर्फ डील हो गई है इस खबर पर। बाजार को आप जानते हैं, अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। पिछले कई महीनों से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर एक अजीब सा तनाव और अनिश्चितता का माहौल था। हाँ था। इस घोषणा से बाजार को लगा कि रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो कम हो रही है और बातचीत की पटरी फिर से शुरू हो गई है, जो लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। इससे आप एक तरह से राहत की सांस कह सकती हैं, बिना ये जाने कि जो दवा मिली है वो फायदेमंद है या नुकसानदेह। यानी बाजार ने डिटेल्स का इंतजार नहीं किया, सिर्फ एक सकारात्मक संकेत पर प्रतिक्रिया दे दी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। हमारे स्रोतों में ये भी बताया गया है कि स्टील और एल्यूमिनियम जैसे कुछ अहम सेक्टरों पर भारी टैरिफ अभी भी जारी रहेगा। तो ये कोई क्लीन स्लेट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव या हर सेक्टर को कवर करने वाली डील नहीं लगती। ऐसा लगता है कि कुछ खास सेक्टर्स को ही चुना गया है, शायद जिनमें अमेरिका का फायदा ज्यादा था। रिपोर्ट साफ कहती हैं कि स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम पर 50% तक टैरिफ जारी रहेगा। कुछ ऑटो पार्ट्स पर भी 25% टैरिफ बना रहेगा। इसका मतलब है कि भारत के कई बड़े निर्यातकों के लिए मुश्किलें अभी भी वैसी ही बनी रहेंगी। तो ये कहना कि इस डील से सारी ट्रेड समस्याएं सुलझ गईं, बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल। और एक और एंगल है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, जो थोड़ा संवेदनशील है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस डील को अडानी मामले से भी जोड़ा है। इसमें क्या जानकारी है? देखिए, इस पर हमें बहुत सावधानी से बात करनी होगी। स्रोत में ये बताया गया है कि इस ट्रेड डील की घोषणा से ठीक पहले अमेरिका में अडानी समूह पर चल रहे एक मामले में एक अहम डेवलपमेंट हुई थी। अच्छा। 1 साल से जो मामला एक तरह से अटका हुआ था, उसमें अचानक तेजी आई और एक समझौता हो गया। अब हमें ये साफ करना चाहिए कि ये सिर्फ एक आरोप है और डील और उस मामले के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं किया गया है। लेकिन जिस समय पर ये दोनों चीजें हुई हैं, उस टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मतलब हर तरफ से हम घूम फिर कर उसी एक सवाल पर अटक जाते हैं कि आखिर ये डील असल में है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ सामानों पर टैरिफ में किया गया एक छोटा मोटा बदलाव है, या ये भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की तरफ पहला कदम है? और यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है। स्पष्टता की भारी कमी है। जब तक भारत सरकार खुद सामने आकर बिंदुवार तरीके से ये नहीं बताती कि हमने क्या दिया और हमें बदले में क्या मिला, तब तक ये अटकलें, सवाल और चिंताएं बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि एक बड़ी ट्रेड डील हुई है, जिसका भारत में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, शेयर बाजार खुश हैं, लेकिन इसकी शर्तें, इसके फायदे और नुकसान सब कुछ अमेरिकी बयानों और दावों पर आधारित है। भारत की तरफ से एक रहस्यमयी चुप्पी है जो कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या ये बराबरी का सौदा है? क्या इससे भारतीय किसानों और हमारी अर्थव्यवस्था को वाकई फायदा होगा, या फिर ये एक दबाव में लिया गया फैसला है जिसके बारे में सरकार खुद अपने लोगों को बताने से बच रही है? और अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने नागरिकों को ऐसे बड़े फैसलों की पूरी, सच्ची और पारदर्शी जानकारी दे, बजाय इसके कि उन्हें किसी दूसरे देश के नेता से आधी अधूरी बातें पता चले? आज की चर्चा पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह की डील में पारदर्शिता जरूरी है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो की सूचना मिलती रहे।